Hello dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, आज के इस सक्सेस मंत्रा फॉर्मूला पे मैं बात करने वाला हूं आपसे फार्माकोलॉजी के बारे में। अब देखिए, फार्माकोलॉजी में जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जिन स्टूडेंट्स ने जस्ट अभी सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में अपनी फार्माकोलॉजी को स्टार्ट किया है, उनके मन में सबसे पहला सवाल तो यही हो जाता है कि फार्माकोलॉजी बहुत टफ है और फार्माकोलॉजी में इतनी सारी ड्रग्स याद करनी है, इतने सारे मैकेनिज्म याद करने हैं और इसमें कितना भी पढ़ लिया जाए लेकिन ये पूरी चीजें हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। अब और अगर जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जो जीपैट के स्टूडेंट्स पे जीपैट की तैयारी पे लगे हुए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सर फार्माकोलॉजी अब पढ़ रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी बन रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं तो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। अब ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिनका अगर मैं आपसे बात करूं, सिर्फ एक आंसर हो सकता है। मैंने कई बार आप लोगों को इस चीज के लिए बात किया कि फार्माकोलॉजी को अगर आप सिर्फ ये समझते हो कि हम पढ़ लें या हम केवल समझ लें और उससे हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा, तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, फार्माकोलॉजी में जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे, जब तक आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि फार्माकोलॉजी में क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा घुमाता है वो सिर्फ इसी चीज पे घुमाएगा, आपसे चीजों को इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया जाता है और यहीं पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं। अब अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूं, आपने पूरा सिलेबस का एनालाइज किया होगा, करेक्ट है? चाहे आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, नाइपर की तैयारी करें या ड्रग इंस्पेक्टर का भी एग्जाम देने का आपका ड्रीम है, एक चीज तो सबसे पहले क्लियर कर लीजिएगा, ये जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी फार्माकोलॉजी से देखने को मिलेगा। अब अगर फार्माकोलॉजी मुझे समझना है तो सबसे पहले मेरा बेस क्लियर होना चाहिए, और वो बेस कहां से आता है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आता है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ये जरूर सबसे पहले सीखना चाहिए कि अगर मेरा फार्माकोलॉजी मुझे अच्छा करना है तो मुझे अपना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को बेस्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि सारी चीजें तो वहीं से मिली हुई है ना, अगर एचएपी अच्छा होगा तभी फार्माकोलॉजी के अच्छे की उम्मीद करिएगा, पहली चीज। दूसरी, अब अगर आप फार्माकोलॉजी पे आ गए, आपके चैप्टर्स तो यही हैं, लेकिन मैं आपको ये सारी चीजों को कंफर्म करूं, ये जितने भी, चाहे हमारा एएनएस, पीएनएस, सीएनएस, रेस्पिरेटरी, हार्मोनल, सीवीएस, किडनी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी नियोप्लास्टिक, इन सब की ओरिजिन क्या है? और इन सब की ओरिजिन आती है कहां से? जनरल फार्माकोलॉजी से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो नए नए बच्चे अभी होते हैं ना, जो फोर्थ सेमेस्टर में इस चीज को पढ़ते हैं ना, उनके लिए सबसे ये होता है कि हम जनरल फार्माकोलॉजी को स्किप कर दें, या केवल हमने एक बार रिसेप्टर देख लिया, दैट्स ऑल। नहीं, यही पे सबसे बड़ी ब्लंडर है। जब तक आपने काइनेटिक और डायनेमिक को अच्छे से नहीं समझा, तब तक आप कैसे आगे की फार्माकोलॉजी की उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि सारा बेस तो यहीं पे है। इसलिए जनरल फार्माकोलॉजी में टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर आप जनरल फार्माकोलॉजी में टाइम दोगे तो उससे आपको आगे चल के रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पे मत चलिएगा। देखिए, अगर आप पिछले 10 से 12 साल की मैं बात करूं, पिछले 10 इयर्स का डेटा जरा देख लीजिए, हर साल एक ठीक ठाक नंबर, क्योंकि अगर मैं 125 क्वेश्चन के पेपर में अगर मुझे अराउंड 30 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं ओनली फ्रॉम द फार्माकोलॉजी, हाँ जी, तो मुझे उम्मीद है कि एक अच्छे नंबर में काउंट किया जाएगा। आप लास्ट 2012 से लेकर 2023 शिफ्ट वाइज आप इसको ऑन एवरेज देख सकते हैं। अब आप मुझे कंफर्म करिएगा, अगर इतने क्वेश्चंस आपके फार्माकोलॉजी से आ रहे हैं, मींस अगर 30 क्वेश्चन ले लीजिएगा तो किसी भी एग्जाम में आप आराम से क्वालिफाई करने के लिए 50% से ज्यादा की पॉसिबिलिटी केवल आप फार्माकोलॉजी से निकाल के ले आएंगे। और अगर आपको फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंस समझना है तो एक छोटी सी कहानी से समझिएगा। एक हमारा जो पर्वतारोही होता है, जो माउंटेन क्लाइंब करने जाता है,
जब वो इन्हें स्टार्ट करता है तो बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत जगह लगता है कि यार मैं टूट जाऊंगा, मैं ब्रेक कर जाऊंगा, मैं इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी, विश्वास करिएगा, जो बेस्ट व्यू आफ्टर क्लाइंबिंग द माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। याद रखिएगा हमेशा इस चीज को लाइफ में। मींस आज आपको जो लग रहा है स्ट्रगल है, आज आपको जो लग रहा है कि नहीं सर मेरे से यहां पे नहीं हो पा रहा है, कुछ बच्चों की ये है कि सर हम पढ़ बहुत रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सर मुझे डर लग रहा है। जिस सिचुएशन पे याद रखिएगा आपका ये मन से आने लगे ना यार अब बहुत हो गया, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं, या मेरे से ये नहीं होगा, या मैं इस चीज को नहीं कर पाऊंगा, याद रखिएगा वही परफेक्ट टाइम है अपने आप की पूरी एनर्जी को रिकलेक्ट करके बेस्ट वे में बाहर आना, कि नहीं मुझे करके दिखाना है, मैं करके रहूंगा, क्योंकि मेरा बेस्ट पार्ट अभी आना बाकी है। और जो बेस्ट पार्ट आएगा, वो बेस्ट रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो खुशी होगी, जो आपके लाइफ में एक अलग ही चेंज मिलेगा, उसकी बात ही अलग होगी। सो इसलिए कभी भी अपने आप को रोकिएगा नहीं, टोकिएगा नहीं, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करिए, रिजल्ट जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं खासतौर पर जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं, जैसे थर्ड ईयर में अभी आप जीपैट की प्रिपरेशन करने स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास अगर मैं बुक्स की बात करूंगा तो दो टाइप्स की बुक्स मैं आपको यहां पे रिकमेंड करने वाला हूं। एक जो हमारा कंप्लीट थियरी है या स्टैंडर्ड बुक है, और एक जो हमारे शॉर्ट रिव्यू टाइप के हैं। पहला मेरा बेस्ट सजेशन, अगर आप फार्माकोलॉजी को अच्छे से करना चाहते हैं, सो इधर उधर की बातें छोड़िए, सीधे एक बुक में आइए जिसका नाम है एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी। डजेंट मैटर आपके पास एडिशन 6th है, 7th है, 8th है, या आने वाला 9th एडिशन है, डजेंट मैटर, लेकिन एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी बाय द केडी त्रिपाठी सर वन ऑफ द बेस्ट बुक है, क्योंकि आपको हर साल जीपैट में या किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में आपको यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आपका टारगेट है कि नहीं मुझे क्वेश्चन भी अच्छे से करना है और थोड़ा सा ट्रिकी मुझे लेके चलना है, देन रिव्यू ऑफ द फार्माकोलॉजी, यस, बाय द स्पर्श गुप्ता एंड गर्ग। जी हाँ, गोविंद राय गर्ग एंड स्पर्श गुप्ता सर की यह बुक है, यहां पे रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, आप इसको भी प्रिफर कर सकते हो। बट अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ रिव्यू पे चला जाऊं, मेन कंटेंट को छोड़ के, सजेशन मेरा नहीं होगा, आप उस चीज के लिए समझदार हो। और यू कैन ऑल्सो प्रिफर द सेल्फ असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ द फार्माकोलॉजी बाय द अरविंद अरोड़ा सर, वो भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैकेनिज्म पे पढ़ने का और ज्यादा मन हो तो आप फार्माकोलॉजी बाय द रैंग एंड डेल सर, हाँ जी, तो रैंग एंड डेल फार्माकोलॉजी देख सकते हैं, या कैटजंग एंड ट्रेवर्स फार्माकोलॉजी देख सकते हैं, या कैरन वेलन देख सकते हैं, लिपिनकॉट हमारी। बट अगर मैं आज भी आपको प्रिफरेबल बोलूं तो शुरुआत की दो बुक जो मैंने आपसे बोला, केडी त्रिपाठी बुक फार्माकोलॉजी एसेंशियल ऑफ द मेडिकल फार्माकोलॉजी एंड रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, ये दोनों बुक से ज्यादा जाने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी, करेक्ट। और इन्हीं को समराइज्ड वर्जन में, इन्हीं दोनों बुक का मैं आपको कंपाइल्ड वर्जन अपनी क्लासेस में देता हूं, जहां पे आपको नॉलेज के साथ साथ उसके ट्रिक्स और निमोनिक्स भी आते हैं, इंक्लूडिंग आवर आल्सो। अब अगर इन बुक्स की बात किया जाए तो एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती कहां पे है, जब आप शुरुआत करते हो, सर डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग द नेम ऑफ द ड्रग, खासतौर पर शुरुआत के स्टूडेंट्स में यही प्रॉब्लम आती है, कांट रिमेंबर द नेम ऑफ द ड्रग, can't remember the pharmacological classification, mechanism of action, dose of the drug, और recognize the adverse effect, pathology of the disease, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट विश्वास करो, जर्नी शुरुआत भले टफ होती है, लेकिन अगर उस जर्नी में आप एक बार इंटरेस्ट के साथ दिल लगा के धीरे धीरे ही सही पर डे एक एक कदम भी बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो रिजल्ट कहीं अच्छा देखने को मिलता है। और उसी के लिए थोड़े से मेरे सजेशन मानने की कोशिश करिएगा। कभी भी सिर्फ क्लासिफिकेशन रटिए नहीं, हमेशा क्लासिफिकेशन को कोशिश करिए राइट डाउन करने का, लिखिए, बार बार बोलता हूं क्लासिफिकेशन लिखना है, और
कोशिश करिए ट्रिक्स एंड निमोनिक्स के साथ में थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग के समझने के लिए सिर्फ रिसेप्टर समझो। अगर रिसेप्टर समझा है, सपोज मान लीजिए मैंने आपसे पूछा एसिटाइल कोलिन बताइए ब्रोंकिया पे क्या करेगा, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि ब्रोंकिया पे एसिटाइल कोलिन का M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। अब ये कहां से आएगा? ऑब्वियसली जनरल फार्माकोलॉजी में रिसेप्टर पार्ट से समझ में आएगा। सो जरूर उसको एक बार देखिए। साथ ही साथ अगर एडवर्स इफेक्ट है, जो इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है उनको जरूर समझिए। रेट सिंड्रोम क्या है, फैनकोनी सिंड्रोम क्या है, क्लोरमफेनिकॉल से जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है क्यों है, हेपेटोटॉक्सिसिटी अगर पैरासीटामोल से होती है तो क्यों है। जब तक आप क्यों का आंसर नहीं ढूंढने पे आओगे तब तक आपके आंसर कभी भी सही नहीं होंगे। ड्रग इंटरेक्शन है, ये सारी जनरल फार्माकोलॉजी से मिली हुई चीजें हैं। डेली रिवाइज करना क्लासिफिकेशन मस्ट है। अब बेस्ट सजेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कहते हैं ना कि सर हमने पढ़ बहुत लिया लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, जब आप पढ़ लिए हो ना, जिस तरह से भी आपने पढ़ा है, अभी आपको सिर्फ एक वर्क करना है और वो क्या है, जब आपने पढ़ लिया है तो आप कॉपी किताब बंद करके मत रख दीजिए। सिंपल आप ये सोचिए कि इस टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। जिस दिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन बनाने की कैपेबिलिटी डेवलप हो गई ना, बिलीव करो आप आंसर अपने आप देने लग जाओगे। मैं इसीलिए बार बार आप लोगों को एलिमिनेशन रूल पे लाता हूं कि एलिमिनेशन रूल फॉलो करो। ये आंसर करने की कोशिश करो कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा। सिर्फ ये मत ढूंढिए कि ये आंसर होगा, ये कोशिश करिए कि ये आंसर क्यों नहीं होगा। और जिस दिन आपने ये क्वालिटी डेवलप कर लिया, फार्माकोलॉजी आपके यूं चुटकी बजाने जैसा आसान हो जाएगा। सो थोड़ा सा इस पे कोशिश करिए, मेहनत करिए और बस कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखिए। और याद रखिएगा, बेस्ट व्यू इज वेरी सून, अभी आना बाकी है। मेहनत करते रहिए। थैंक यू।